हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जेईई मेन पोस्टमार्टम एनालिसिस। तो जो चैप्टर है हमारा टारगेट दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जेईई मेन में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है। तो अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस के तरीके आपको पता होंगे। मोस्टली ट्रुथ टेबल होती है, वेन डायग्राम होता है, प्रॉपर्टीज होती है, आप कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन में क्या होता है स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा सेकंड्स में आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप एग्जाम में टाइम कैसे बचाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा टोटोलॉजी है। तो जनरली आप क्या करेंगे, चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे या एक बड़ी ट्रुथ टेबल बनाएंगे या सबके वेन डायग्राम बनाएंगे। मैं यहाँ पे देख के ही बता सकता हूँ कि दो ऑप्शन तो यहाँ पे आंसर होंगे ही नहीं, ऑप्शन नंबर 1 और 2। ये मैंने कैसे बताया ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप के साथ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे देखिए 21 का क्वेश्चन, PQR 3 ऑपरेटर में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहां भी एरो, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, ट्रुथ वैल्यू इसकी फॉल्स है। कैसे बताएंगे PQR का क्या यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू होनी चाहिए। जनरली आप कैसे करते हैं सॉल्व, सारे ऑप्शन 1 बाय 1 करके करेंगे सॉल्व। इसका भी फास्ट तरीका देखेंगे, सारे सॉल्व नहीं करने पड़ते, सिर्फ देख के ही या कुछ जो टिप्स हैं ट्रिक्स अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं 21 का। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि स्टार और क्रॉस आपको बताना है ऑपरेटर क्या होगा अगर ये टोटोलॉजी है। तो इसमें भी स्टूडेंट्स ये करते हैं 1 बाय 1 करके ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें भी मैं देख के बता सकता हूँ ऑप्शन 2 और 4 आंसर नहीं होंगे। कैसे मैंने बताया डायरेक्टली देख के, ये सब ट्रिक्स आप यहाँ पे सीखेंगे। और लास्ट में देखिए बाय कंडीशनल ऑपरेटर के देखिए गंदे दिखने वाले स्टेटमेंट्स। जनरली बाय कंडीशनल में तो वेन डायग्राम भी स्टूडेंट्स यूज नहीं करते हैं, ट्रुथ टेबल से ही करते हैं। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, ट्रुथ टेबल की आपको जरूरत ही नहीं बचेगी। आपको सिर्फ चीजें ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे आप फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे वाले केसेस में मैं देख के डायरेक्टली बता सकता हूं कि ये डेफिनेटली टोटोलॉजी है। कैसे मैंने देख के डायरेक्ट बताया, ये सब टिप्स और ट्रिक्स यहाँ सीखेंगे आप इस पूरे वीडियो में। क्वेश्चंस में एप्लीकेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, उससे आपका क्वेश्चन फटाफट एग्जाम में 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स के अंदर डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो वैसी ट्रिक्स देखेंगे हम यहाँ पे इस वीडियो में। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आप भी एक्साइटेड होंगे कि क्या है सर वो टिप्स और ट्रिक्स। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि सब चीजें कनेक्टेड हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड है वीडियो, सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। कुछ चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा तो वो पहले से ही लिंक्ड होंगी, तो वो चीज तभी समझ आएगी जब पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्रैक करते हैं कोड मैथमेटिकल रीजनिंग का, कि कैसे हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं ओवरऑल एनालाइज मैथमेटिकल रीजनिंग को। तो टोटल 93 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे जेईई मेन पेपर में। 87 पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है, तो एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया। पहले क्या होता था, इसके ज्यादा क्वेश्चन आते थे, एक से ज्यादा क्वेश्चन, कई बार कुछ पेपर में सेलेक्टेड 2-4 पेपर में 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। वैसे अगर हम 21 की बात करेंगे तो 26 क्वेश्चन आए हैं, 24 क्वेश्चन आए हैं 26 पेपर में। तो 2 क्वेश्चन कम ही आए हैं, 2 पेपर में इसका क्वेश्चन नहीं आया, बट मान के ही चलिए 99% चांस है इसका क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो अगर हम एनालाइज करेंगे शिफ्ट वाइज तो देखिए यहाँ पे 6 पेपर 6 क्वेश्चन, 6 पेपर 4 क्वेश्चन, 7 7 7 7। सिर्फ मार्च के अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन कम आए थे, बट इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कैलकुलेशन फटाफट कैसे करनी है, कैसे आपको अवॉइड करना है। जब आप वो कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से। अब हम बात करते हैं, ये इसको ब्रेकअप करते हैं 93 क्वेश्चंस का। तो 3 इंपॉर्टेंट ब्रेकअप हैं। एक तो ऑपरेटर है एंड और का, नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर, नेक्स्ट ऑपरेटर है बाय कंडीशनल ऑपरेटर। बाय कंडीशनल ऑपरेटर के सबसे कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं 11%। टोटल 10 ही क्वेश्चन इसके आए हैं, 21 में तो देखिए एक ही क्वेश्चन आया। तो इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, अगर वो ध्यान रखेंगे तो आप इसका क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है 40%, और कंडीशनल ऑपरेटर में मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। इस ऑपरेटर के साथ में एंड और वालों को भी कंबाइन किया जाता है। तो एंड और ऑपरेटर, इसमें सिर्फ एंड और ऑपरेटर ही आपको दिखेंगे क्वेश्चन में, उसके 29% क्वेश्चन आए हैं। अब इनके जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें आपको नेगेशन फाइंड करना होता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव फाइंड करना होता है, टोटोलॉजी, फैलेसी, ये सब फाइंड करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं।
और कंडीशनल ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन विद यहाँ पे एंड और के क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। हम देखेंगे अब वन बाय वन करके कैसे हम उसको टारगेट कर सकते हैं, कैसे आप सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए अब हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंड ऑपरेटर से और ऑपरेटर से। इनके क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं जो भी जेईई मेन में पूछे जाते हैं। टोटल 27 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिक सी 3-4 चीजें मैं यहाँ बताऊंगा, सिंपल, ना कोई प्रॉपर्टी ना कुछ और, सिर्फ बेसिक वेन डायग्राम से इनके क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए कैसे। तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को हम समझते हैं वेन डायग्राम से कैसे, जैसे आप सेट्स में पढ़ते हैं तो जो एंड सिंबल है इसमें इन्वर्टेड वी बनाया गया है, इसको हम ऐसे भी ध्यान रखते हैं जैसे एंड सिंबल सेट्स में होता है इन्वर्टेड यू, और ये जो है सिंपल वी है उसको आप सिंपल यू जो आप बनाते हैं यूनियन का सिंबल वैसे भी आप ध्यान रखते हैं। तो इसकी बेसिक ट्रुथ टेबल होती है पी एंड क्यू की, ये आपको पता होगी, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। तो यहाँ पे टी एंड टी में वैल्यू टी आती है, अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है तो आउटकम हमारा फॉल्स आता है। दिस इज द बेसिक ट्रुथ टेबल। सिमिलर तरह से और की ट्रुथ टेबल होती है पी और क्यू की, कि अगर यहाँ पे एक भी वैल्यू अगर ट्रू है पी और क्यू में यहाँ पे इनपुट में, तो आंसर हमेशा ट्रू ही आएगा। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है तभी आउटकम हमारा फॉल्स आएगा। तो इसको अब हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो पी एंड क्यू की ट्रुथ टेबल में वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द कॉमन रीजन ऑफ पी एंड क्यू। अब ध्यान रखिए जो भी डायग्राम हम आगे देखेंगे उसमें ये तो हो गए हैं दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक कंबाइंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया है। हो सकता है दो से ज़्यादा को भी कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया जाए। दो के केस में ऐसा डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पी और क्यू का, तो इसमें 1 2 3 ये तीनों रीजन हम इंक्लूड कर लेंगे। दिस इज पी और क्यू, पी भी हो सकता है क्यू भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एक वर्ड होता है जो काफ़ी यूज होगा क्वेश्चंस में, दैट इज टॉटोलॉजी या फैलेसी। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो एक टॉटोलॉजी है या वो एक फैलेसी है। तो वेन डायग्राम में टॉटोलॉजी का मतलब होता है पूरा का पूरा कंप्लीट वेन डायग्राम का सारा स्पेस। तो इन रीजन्स को मैंने 1 2 3 4 लिखा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सबको कंबाइन कर देंगे तो अगर हम एक सेट बनाते हैं तो उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 ऑल कंप्लीट रीजन। दिस इज कॉल्ड टॉटोलॉजी। फैलेसी का मतलब होता है पूरा खाली वेन डायग्राम, कोई भी रीजन इंक्लूड नहीं करना है, दैट इज एम्प्टी स्पेस, दैट इज ए एम्प्टी सेट, तो उसको हम बोलते हैं फैलेसी। तो अब हम जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे अगर उसमें क्वेश्चन में फैलेसी या टॉटोलॉजी की बात करता है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, वेन डायग्राम से अगर उसको आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कैसे सॉल्व करने हैं फटाफट। एक ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रुथ वैल्यू डिटरमाइन करनी है कंपाउंड स्टेटमेंट की। इस तरह के क्वेश्चन ईजीएस्ट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट पी क्यू आर दिया हुआ है, उनकी ट्रुथ वैल्यूज दी हुई है टी एफ टी। तो हमें पी क्यू आर से कोई मतलब नहीं, आपको स्टेटमेंट पढ़ते हुए टाइम लगाना ही नहीं है, सिर्फ हमें मतलब है इनकी ट्रुथ वैल्यू से टी एफ टी। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, इसमें बताना था कौन से स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू एफ है। तो इसके लिए हम बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक सिंबल यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं टिल्डा सिंबल, जिसको हम नेगेशन सिंबल भी बोलते हैं। तो जो नेगेशन का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपके केस में नेगेशन ऑफ टॉटोलॉजी, तो टॉटोलॉजी रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम में पूरा रीजन 1 2 3 और 4। तो नेगेशन ऑफ टॉटोलॉजी का मतलब उसका जस्ट अपोजिट वाला पार्ट, दैट इज वहां पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 को हटा दीजिए, जो वेन डायग्राम में बनेगा बचेगा दैट इज 5। तो नेगेशन ऑफ टॉटोलॉजी इज नथिंग बट 5, या आप बोल सकते हैं एम्प्टी सेट, या बोल सकते हैं फैलेसी, इसका ये मतलब होता है। तो ये नेगेशन सिंबल का यहाँ ये मतलब होता है। अब हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें हम सिंपली चेक करेंगे वैल्यूज पुट करके कि किस में ट्रुथ वैल्यू एफ आएगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो टी एफ टी आप पुट करेंगे, यहाँ टी, यहाँ एफ और यहाँ टी। तो नेगेशन ऑफ टी का मतलब होता है एफ, और यहाँ पे यूनियन है, नेगेशन ऑफ एफ का मतलब होता है टी, और ये बाहर तो टी ही है।
टी और एफ का मतलब क्या हो जाएगा टी, क्योंकि हमने बताया कि और स्टेटमेंट में दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो आउटकम ट्रू आएगा, फिर उसका एंड लेंगे टी के साथ में तो आउटकम ट्रू आएगा। ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी। सेम तरह से आपको यहाँ चेक करना है, टी एंड नॉट एफ हो जाएगा टी एंड टी, तो आ जाएगा टी, और यहाँ पे नॉट टी है वो हो जाएगा एफ, उसके साथ अगर आप यूनियन लेंगे तो आपको टी ही मिलेगा। नेक्स्ट में चेक करेंगे नॉट टी यूनियन एफ एंड नॉट टी, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इसमें आंसर क्या आएगा, एफ यूनियन एफ, एफ हो जाएगा क्योंकि नॉट टी तो एफ ही होता है, उसका एंड विद एफ लेंगे तो वो भी एफ मिलेगा, तो हमें आंसर यहाँ पता लग गया, आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन में वैल्यू पुट करके ही चेक करना होता है अगर ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है। 2-3 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, उनकी ट्रूथ वैल्यूज अगर आपको गिवन है, तो एक चीज तो यहाँ पे ये हो गई। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम वेन डायग्राम को कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, ये बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस तरह से कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन यहाँ हो सकता है, यहाँ 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स भी हो सकती हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ये किसके इक्विवेलेंट है, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने का सबसे फास्ट तरीका होता है वेन डायग्राम। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे P और Q 2 हैं, तो आप 2 सेट्स वाला वेन डायग्राम बनाएंगे, रीजन मार्क करेंगे 1, 2, 3 और 4। अब 1 बाय 1 करके करेंगे डिफाइन। पहले मैं इसको करता हूँ डिफाइन। तो ये लिखा हुआ है P और Q मतलब P यूनियन Q, P यूनियन Q मतलब 1, 2, 3। उसके आगे अगर मैंने नॉट लगा दिया तो 1, 2, 3 छोड़ के जो भी है वो आपको लिखना है, दैट इज रीजन नंबर 4। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे नॉट ऑफ P एंड Q, इसको हम कैसे समझते हैं। तो अब क्या है, ये समझ में अगर आपको आता है, रीजन मार्क कर सकते हैं, तो इट इज वेरी इजियर। तो मैं नॉट P एंड Q को कैसे समझता हूँ, तो पहले मैं देखता हूँ P का मतलब 1 और 2, फिर मैं देखता हूँ नॉट P मतलब 3 एंड 4, फिर उसका इंटरसेक्शन विद Q, 3 और 4 का इंटरसेक्शन विद Q क्या है 3, तो इसको मैं लिख लूंगा 3। अब इसका यूनियन आपको लेना है, मतलब कंबाइन करना है, तो रीजन मिलेगा आपको 3, 4। तो अगर मैं यहाँ मार्क करूंगा, सो दिस इज द रीजन एंड दिस इज द रीजन। अब आप यहाँ चेक कर लीजिए आंसर क्या है। आंसर में भी यही रीजन आना चाहिए, ऐसे हम चेक करते हैं। तो P तो ये है नहीं, P में तो 1 और 2 है, नॉट P मतलब P के अलावा 3 और 4 है, तो आपको यहाँ आंसर पता लग गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आएगा। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं फटाफट वेन डायग्राम से। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल वेन डायग्राम बनाया और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से भी ऑप्शन आ सकता है कि आपको टॉटोलॉजी चेक करना है या फैलेसी चेक करना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आपको चारों ऑप्शंस चेक करने की जरूरत नहीं है वेन डायग्राम से। मैं सिर्फ कौन से ऑप्शन चेक करूंगा यही चीज हम यहाँ पे समझेंगे। इससे हम यहाँ पे टाइम बचाना सीखेंगे, एग्जाम में हम टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है वो है एंड। इस सिंबल को हमेशा नोटिस करिए क्वेश्चन के अंदर। जब भी एंड और का क्वेश्चन है, अगर टॉटोलॉजी या फैलेसी का क्वेश्चन पूछा गया, स्पेशली टॉटोलॉजी का जब क्वेश्चन पूछते हैं, सिंबल एंड को आपको नोटिस करना है। तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, अगर हम सेट्स में बात करते हैं। टॉटोलॉजी का मतलब है पूरा रीजन सेट का, दैट इज 1, 2, 3 और 4। तो देखिए इतनी सी चीज से हम ऑप्शन फटाफट एलिमिनेट कर सकते हैं, सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है P के साथ आप इंटरसेक्शन लोगे, P है 1,2, 1,2 के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो रीजन 1,2 से ज्यादा तो नहीं आ सकता। तो टॉटोलॉजी कैसे आएगा, चारों रीजन तो इंक्लूड कर ही नहीं सकता है। तो यहां से हमें पता लग गया कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमें चेक भी नहीं करना है वेन डायग्राम से। ऐसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। यहां देखो एंड लिखा हुआ है इन दोनों के बीच में, तो P यूनियन Q का मतलब है 1, 2, 3। 1, 2, 3 के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको 1, 2, 3 या उससे छोटा रीजन ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, टॉटोलॉजी तो पॉसिबल नहीं है। यहां देखेंगे इसके और इसके बीच में यूनियन है, इसके और इसके बीच में यूनियन है, तो ये आंसर हो सकता है। यूनियन से क्या है, रीजन बढ़ता है, कम नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने के लिए। अब अगर हम यहां पे देखेंगे तो हमें दिख रहा है, अब सिंपल रीजन मार्क करते हैं। P एंड Q का मतलब हो गया रीजन नंबर 2, P यूनियन Q का एंड, P यूनियन Q क्या होता है 1, 2, 3। हमेशा ऐसे सोचिए, उसका एंड आपको लेना है P यूनियन Q के एंड नहीं, सॉरी नेगेशन लेना है। नेगेशन का मतलब 1, 2, 3 छोड़ के, दैट इज 4। अब इसके साथ यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2,4 ही मिलेगा, पूरा टोटोलॉजी तो नहीं मिलेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। देखिए इतनी फटाफट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं होती। अब आप चाहें तो इसको चेक कर लें। तो P एंड Q का एंड लेना है, P एंड Q है 2, उसका एंड लेंगे,
एंड नहीं सॉरी नेगेशन लेना है तो वो वैल्यू हो जाएगी 134, 2 को छोड़ के, दिस इज द रीजन। क्यू के साथ यूनियन लेंगे 134 का, तो ये देखो 134, उसका यूनियन 2,3 के साथ लोगे तो आपको 1 2 3 4 ही मिलेगा, दैट इज द कंप्लीट सैंपल स्पेस। ऐसे हम फटाफट फाइंड कर सकते हैं कि ये टोटोलॉजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका हमें नेगेशन बताना है, क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द स्टेटमेंट। तो यही हमारा क्या है, नेगेशन का सिंबल है। तो इसको भी वेन डायग्राम से आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसके आगे हमने नेगेशन लगाया, अब वेन डायग्राम से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बनाया मैंने वेन डायग्राम। तो अब इसमें अगर मार्क करना है तो देखिए फिर से बता रहा हूँ, P यूनियन Q क्या हो गया, 1 2 3, ये हो गया हमारा P यूनियन Q। उसका आपको इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सिंबल। तो अब ये जो भी रीजन है 1 2 3, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे हम, नॉट P के साथ। नॉट P का मतलब 1 और 2 को छोड़ के रीजन 3 और 4। तो 1 2 3 का अगर 3 और 4 के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, रीजन 3 मिलेगा कॉमन, और उसके अगर आगे आप नॉट लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, रीजन 1 2 और 4 मिलेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस सिंबल के हिसाब से देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 2 और 4 हमारा रीजन आ रहा है। तो 1 और 2 तो हमारा ये रीजन हो गया, 4 हमारा ये रीजन हो गया। अब फटाफट ऑप्शन कैसे चेक करें, एक तरीका तो है हर एक आपका निकाल लीजिए, यहाँ पे रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे लिख लीजिए, लेकिन इसको भी हम फास्ट तरीके से ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, टाइम कैसे बता सकते हैं। तो यहां नोटिस करो, इसके आंसर में 1 और 2 आ रहा है, मतलब P तो आएगा ही आएगा, P जरूरी है। तो नॉट P वाला आपका आंसर नहीं हो सकता। नॉट P मतलब नॉट P वाला मोस्टली आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, P वाला आंसर होगा, ये हमें समझ में आता है। और P से बड़ा ही रीजन आ रहा है, 4 भी इंक्लूड हो रहा है, तो P के साथ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, ये हम समझ लेंगे, हट जाएगा। नॉट P के साथ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि P तो इंक्लूड होना ही है। फिर हम बात करेंगे P के साथ, तो मोस्टली मैं इसी को लूंगा, P होना चाहिए और उसमें कुछ वैल्यू बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, तो यूनियन लेंगे नॉट Q के साथ। अब देख लो नॉट Q का मतलब 1 और 4, और 1 2 का अगर यूनियन लेंगे तो यही आएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। सो यू हैव टू बी स्मार्ट इन रनिंग थ्रू द ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं, उसमें से देखिए कैसे आप ऑप्शंस फटाफट एलिमिनेट कर सकते हैं। इट सेव्स यू ए लॉट ऑफ टाइम एंड गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो गया, कोई भी आपको ट्रुथ टेबल बनाने जैसे की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सिंबल है एंड का, इसको ध्यान रखिए, इट रिड्यूसेस द स्पेस ऑफ द वेन डायग्राम। तो जो भी आपका आंसर आता है उससे आप ऑप्शंस को ऐसे फटाफट एलिमिनेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 2019 का। अब इसके केस में क्या है, ए बी और सी, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला एक्सप्रेशन है। यहां देखेंगे ए और बी दो ही हैं। अब ये जो वैल्यू है, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, आपको सिर्फ चेक करना था कि कौन सा टोटोलॉजी है कौन सा टोटोलॉजी नहीं है। दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, बाद में मैं आपको बताऊंगा भी कि ये है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को हम सॉल्व कर सकते हैं एंड और में चेंज करके। तो कंडीशनल ऑपरेटर में मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक्सेप्ट कि आप उसको एंड और सिंबल में चेंज करके फटाफट सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, स्विच रूल और नहीं पता है तो अभी ध्यान रख लीजिए कि इसका मतलब होता है नॉट बी यूनियन नॉट ए। तो ये होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्विच रूल ऑफ। इसको हम बाद में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब मेरे को अगर इसको चेक करना है तो मैं वेन डायग्राम पे जाऊंगा, ए यूनियन बी, तो ये रीजन हो गया 1 2 और 3। नॉट बी यूनियन नॉट ए, तो क्या हो जाएगा, नॉट बी का मतलब हो गया 1 और 4, नॉट ए का मतलब हो गया है दैट इज 3 और 4। तो 1 और 4 और 3 और 4, तो राइट साइड में मुझे दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू है दिस इज 1 3 और 4, और ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है 1 2 और 3। तो यहाँ पे इसका अगर आप यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4। सो दिस इज ए टोटोलॉजी, आपको देख के ही यहाँ पे पता लग रहा है। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। और वैसे मैं देखना चाहता तो इसको देख के ही मैं बोल सकता था, जैसे बोल सकता था। उसके लिए आपको ये वेन डायग्राम के अगर चारों रीजन पता है क्या रिप्रेजेंट करते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ए यूनियन बी तो हमें पता है ये पूरा रीजन है, लेकिन ये जो बाहर वाला रीजन अगर आपको पता होगा, ये जो आउटसाइड स्पेस है, इसको हम क्या लिखते हैं, नॉट ए एंड नॉट बी, यही लिखते हैं, नाइदर ए नॉर बी, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप नोटिस करिए, ए यूनियन बी का अगर मैं यूनियन लेता नॉट ए एंड नॉट बी के साथ, तब भी हमें क्या मिलता, टोटोलॉजी ही मिलता। अब अगर आप यहां नोटिस करेंगे तो नॉट ए यूनियन नॉट बी के साथ आप यूनियन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका एरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसे भी आप इसको सोच सकते हैं कि ये तो छोटा रीजन रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ यूनियन है, ऑब्वियसली बड़ा रीजन आएगा,
तो छोटे वाले के साथ लेने पर भी अगर आपको वो मिल रहा है दैट इज टॉटोलॉजी, तो बड़े के साथ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक और तरीका ये है, हमेशा नोटिस करिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर किसी भी सेट में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है एंड और में, और सेम ही सिंबल बारी बारी रिपीट कर रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे यूनियन यूनियन यूनियन, तो आप क्या कर सकते हैं, सबको एक तरफ कंबाइन कर सकते हैं, इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो उसका मतलब है मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये जो ए है इसको क्लब कर सकता हूँ इसके साथ, और ये जो बी है इसको क्लब कर सकता हूँ नॉट बी के साथ। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए यूनियन नॉट ए, फिर यूनियन बी यूनियन नॉट बी, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। आई कैन स्विच अराउंड, बट ध्यान रखिए सबका सिंबल सेम होना चाहिए, अगर सब जगह एंड है या सब जगह और है। तो ए का यूनियन नॉट ए के साथ क्या होगा, ए ये रहा, उसका यूनियन नॉट ए मतलब बाहर वाला रीजन, दैट विल गिव यू टॉटोलॉजी। तो इसी से हमें पता लग गया दिस इज नथिंग बट टॉटोलॉजी, और ये भी ऑलरेडी टॉटोलॉजी है क्योंकि पूरा सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका अगर कॉम्बिनेशन लेंगे, यूनियन लेंगे, तो आपको टॉटोलॉजी ही मिलना चाहिए। इतना सिंपल है, देखिए फटाफट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पे जो F1 है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं वेन डायग्राम से। तो अगर कभी भी आपको एंड और का क्वेश्चन दिखता है जिसमें वेन डायग्राम आपको यूज करना है 3 सेट्स का, देखिए ए बी और सी है, तो 3 का डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पे मैंने रीजन डिफाइन कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मैंने रीजन डिफाइन कर लिए। अब मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूँ इस रीजन को। तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, आप सोचेंगे कि पहले मैं ए लिखता हूँ, ए का मतलब हो गया 1 2 5 3, फिर मैं नॉट बी लिखता हूँ, नॉट बी का मतलब बी को छोड़ के 3 5 7 8। ईजी तरीका क्या है, इसके बीच में सिंबल देखिए ये है एंड, तो इस पे फोकस करिए। तो ए है आपका, उसका नॉट बी के साथ आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले नॉट बी देखो क्या है, नॉट बी मतलब बी को छोड़ के, ये रहा हमारा बी, नॉट बी मतलब बी को छोड़ेंगे तो रीजन आएगा 3 5 7 8। अब इन चारों वैल्यूज में से आपको वही वैल्यू लेनी है जो ए के अंदर है। चारों में से कौन सी वैल्यू ए के अंदर है, आपको दिख रहा है 3 और 5 ही ए के अंदर है, तो इसको डायरेक्टली लिख लेंगे 3 और 5, आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना फटाफट हमने सॉल्व कर लिया। तो ये एंड सिंबल हमारा क्या है, फ्रेंड है, इससे हम बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां लिखा हुआ है एंड लेना है ए यूनियन बी के साथ नॉट सी का, तो पहले आप नॉट सी देख लो। नॉट सी अगर हम यहां पे देखेंगे तो सी को छोड़ के, ये रहा हमारा सी, सी को छोड़ के अगर हम देखेंगे तो रीजन बचेगा 2 5 6 और 8, आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर ए यूनियन बी के साथ एंड ले लीजिए। तो अब 2 5 6 8 में देखिए कौन सा रीजन ए यूनियन बी में आ रहा है, बस आपको ये तो देखना है ए यूनियन बी में कौन सा आ रहा है, तीनों रीजन 2 5 और 6 आ रहे हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 2 5 6। दिस इज वेरी सिंपल। आप अदर वे राउंड भी कर सकते थे कि ए यूनियन बी पहले देख लीजिए, ए यूनियन बी में सारा आएगा, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। अब इसमें से आपको ए यूनियन बी में से वो रीजन लेना है जो सी में नहीं है, नॉट सी एंड का मतलब यही है। तो इस पूरे में से जो रीजन सी में नहीं है, ये तो पूरा सी में है, तो यही रीजन सी में नहीं है वो हमने यहाँ लिख लिया। ऐसे हम फटाफट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट ए। नॉट ए मतलब ए को छोड़ के, ए को छोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 4 6 7 8, ये वाला। अब अगर आप सबको कंबाइन भी करेंगे तो आपका रीजन नंबर 1 मिसिंग है, ये वाला नहीं आएगा। तो ये टॉटोलॉजी तो हो ही नहीं सकता। अगर ये टॉटोलॉजी होता तो रीजन 1 भी होना चाहिए था, कंप्लीट सैंपल स्पेस तभी पॉसिबल है, तो वो यहाँ मिस हो गया, तो ये एक टॉटोलॉजी नहीं है। तो 3 वाले का भी आप सिंपली वेन डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो एंड और ऑपरेटर का आपको ये ध्यान रखना है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक तो एंड सिंबल का ध्यान रखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करने के काम में आता है। ट्रुथ टेबल बनाने की कोई जरूरत होती नहीं है, प्रॉपर्टी आपको कोई यूज करनी होती नहीं है। सिर्फ वेन डायग्राम बना के आप रीजन मार्क करके 2 सेट्स का है या 3 सेट्स का है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसी से रिलेटेड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी फटाफट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज द कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर जेईई मेन के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इफ देन ऑपरेटर भी बोलते हैं, अगर वर्ड स्टेटमेंट की फॉर्म में स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इस पे टोटल 56 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर जेईई मेन में। इनके जनरली जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसमें ये कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको मैं एरो ऑपरेटर भी बोलता हूं या वन साइडेड एरो ऑपरेटर भी बोलता हूं, उसको कंबाइन करते हैं एंड और ऑपरेटर के साथ में, उसको कंबाइन करके इस पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इनके क्वेश्चंस को बिना ट्रुथ टेबल बनाए हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिए फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस करूंगा जो यहाँ पे पेपर में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसकी ट्रुथ टेबल।
दैट इज P एक स्टेटमेंट है, Q एक स्टेटमेंट है, तो P एरो Q जो स्टेटमेंट होती है उसकी यहां पे ट्रुथ टेबल क्या होती है। तो आप नोटिस करेंगे ट्रुथ टेबल में मैंने हाईलाइट किया हुआ है TF एंड F कॉम्बिनेशन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड जेईई मेन में आप देखेंगे अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस आए हैं। किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें यहां पे आउटकम फॉल्स तभी आता है जब पहला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तभी आउटकम फॉल्स आता है, नहीं तो आउटकम हमेशा ट्रू आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कंडीशनल ऑपरेटर। वेन डायग्राम में अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रीजन होता है 2, 3, 4। वेन डायग्राम तो मैंने आपको अभी डिस्कस किया था, एंड और मैं हमेशा वैसे ही सॉल्व करता हूं। तो जनरली जब भी कंडीशनल ऑपरेटर का क्वेश्चन आता है तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं स्विचरू लॉ। स्विचरू लॉ ये बोलता है P एरो Q का आप लिख सकते हैं नॉट ऑफ P यूनियन Q के बराबर, दे बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। नॉट P यूनियन Q को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में, सो दिस इज रीजन नंबर 2, 3 एंड 4। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये लिखा हुआ है नॉट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर यहां पे ये यूनियन हो जाएगा, देन सेकंड स्टेटमेंट। इसको भी हम यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं बताता हूं इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम क्वेश्चन फटाफट कैसे करते हैं सॉल्व। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हम देखेंगे जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इस चीज पे पूछे गए हैं। किस तरह के क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई एक कंडीशनल स्टेटमेंट का आउटकम दिया हुआ है कि उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है। जैसे आप नोटिस करिए, इसकी ट्रुथ वैल्यू आपको दे दी है फॉल्स के बराबर यहां पे, तो आपको PQR की ट्रुथ वैल्यू बतानी है किसके बराबर होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इन जनरली तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4 ऑप्शन है सर, 1 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। आप सारे ऑप्शन पुट करके सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। एक यूजफुल इंफॉर्मेशन अभी हमने देखी और इसी यूजफुल इंफॉर्मेशन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक कंडीशनल ऑपरेटर का आउटकम हमेशा फॉल्स दिया है एंड वी नो दैट इज ओनली पॉसिबल इन वन केस, दैट इज TF कॉम्बिनेशन। पहले स्टेटमेंट का ट्रू आना चाहिए आउटकम, दूसरे स्टेटमेंट का फॉल्स आना चाहिए। सिर्फ इतनी सी चीज से हम चारों ऑप्शंस को फटाफट एलिमिनेट कर सकते हैं, हमें चेक नहीं करना पड़ेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप नोटिस करिए P एंड Q ट्रू आना चाहिए, तो TT हो सकता है, TT हो सकता है, TF तो हो ही नहीं सकता ना, FT हो सकता है P और Q का। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही यहां पे एलिमिनेट हो गए। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आप नोटिस करिए P एंड Q के हिसाब से देखेंगे तो TT आ रहा है। अब इसको चेक कर लीजिए, नॉट Q यूनियन R, तो R में आपका है F, नॉट Q लेंगे तो आ जाएगा F, तो F एंड F और F का F ही आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए कितना सेकंड्स में हमने यहाँ पे सॉल्व किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमने ध्यान रखी। अब इस तरह का क्वेश्चन ये जेईई मेन 2020 का है, ये थ्रू आउट द ईयर्स रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ऑप्शन चेक नहीं करने होते। इसी का एक हम कॉम्प्लिकेटेड वर्जन देखते हैं जो 2021 में आया। इसमें यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स कंबाइंड है PQR, और उससे रिलेटेड यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो एक बड़ा सारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दिस एरो दिस, और इसका भी अगर आप ट्रूथ वैल्यू देखेंगे तो फॉल्स है। तो एक तरीका तो यही कि आप सारे ऑप्शंस में TFT यहां पुट करके चेक करिए और देखिए कौन सा आंसर होगा। लेकिन फिर से हम वही इंफॉर्मेशन यूज करेंगे जो मैंने आपको अभी बताई थी। कौन सी वाली इंफॉर्मेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट में आउटकम फॉल्स है, तो ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। तो ये A एरो B लिखा हुआ है, तो ये TF कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आउटकम फॉल्स आएगा। तो पहले तो जनरली ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, P एंड Q फॉल्स आना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से आप देखेंगे तो TF, TF, FF और FT, P और Q की वैल्यू देखेंगे तो ये सब में फॉल्स आ रहा है, तो ये चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम यहाँ पे इस पे फोकस करेंगे कि ये ट्रू कब आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था एक लॉजिकल ऑपरेटर एंड और में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने बताया था एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अगर आपने वो स्किप कर दिया है तो वो पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अब मुझे दिख रहा है इसका, इसका और इसका, हमें इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन पोर्शन लेना है। तो एक बात बताओ, कॉमन पोर्शन में आउटकम अगर ट्रू आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब यहां पे सब में ट्रू आउटकम आना चाहिए। इतनी सी चीज पता लग गई तो हमारा आंसर सीधे ही आ जाएगा। तो ये भी हमारा ट्रू होना चाहिए, तो इसका मतलब नॉट आर अगर ट्रू है तो आर फॉल्स होना चाहिए। तो इतनी सी चीज से हमें ये पता लग गया, अगर आर फॉल्स होना चाहिए तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। 3 और 1 ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए क्योंकि आर इसमें ट्रू दिया हुआ है। अब हमें पता है ये वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे ट्रू,
तो उसके हिसाब से P यूनियन Q भी ट्रू होना चाहिए। तो अब आप बाकियों में चेक कर लो, तो P यूनियन Q अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका ट्रू इसमें भी दिख रहा है और आपका इसमें भी दिख रहा है, तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। फिर Q एंड Q एरो R ये भी आपका ट्रू होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट Q यूनियन R, यही होता है स्विचरू लॉ। तो अब आपको ये चेक करना है, R हमारा फॉल्स है तो नॉट Q हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। दिस इज ट्रू, तो तभी यहाँ पे इसका यूनियन ट्रू आ सकता है। तो नॉट Q ट्रू कब होगा, जब Q फॉल्स होगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा Q फॉल्स इसी में ही है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। डायरेक्टली एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कितना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उसको हमने कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। दो बेसिक चीजों को ध्यान रखिए, कंडीशनल ऑपरेटर की टेबल जिसमें TF कॉम्बिनेशन है जिसपे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके और भी क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, उनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कंडीशनल ऑपरेटर बनाया जाता है, जिसको हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बेसिक ट्रिक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके लिए पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है कंडीशनल, उसका हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे करते हैं डिफाइन, और नेगेशन कैसे करते हैं डिफाइन। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ ए स्टेटमेंट कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके लिए भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, दैट इज स्टेटमेंट बेस्ड। इस पे टोटल 13 क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में। इट्स क्वाइट कॉमन थ्रू आउट द ईयर्स, ये आता ही रहता है। एक स्टेटमेंट दिया होगा इफ एंड देन फॉर्म में, फिर उसका आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव यहाँ पे निकालना होगा, या उस स्टेटमेंट का आपको नेगेशन निकालना होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ध्यान रखिए, नेगेशन और कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो वर्ड है उसका डिफरेंट मतलब होता है कंडीशनल ऑपरेटर में। और जब हम बात करते हैं एंड और ऑपरेटर की, तो उसमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव करके वर्ड यूज नहीं करते हैं। उसका कभी भी बोला जाएगा तो नेगेटिव ऑफ द स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट वर्ड यूज किया जाता है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे डिफाइन करते हैं, इफ P देन Q का, तो हम करते हैं इसको रिवर्स। Q यहां आ जाता है, P यहां आ जाता है, और दोनों के आगे आपको नेगेटिव साइन लगाना है, दैट इज नेगेशन का साइन। ऐसे आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव करते हैं डिफाइन। तो अगर सपोज आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव डिफाइन करना होता नॉट P एरो Q का, तो आप कैसे करते हैं डिफाइन। तो हम क्या करते हैं, Q यहां ले आते हैं तो उसके आगे लगा देते हैं नॉट, एरो तो अभी भी इधर आएगा, और इसके आगे भी हम नॉट लगाते, तो यहां पे 2 बार नॉट आ जाता, और 2 बार नेगेशन होता है, तो दिस इज नथिंग बट P। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते, ये इसका नेगेशन हो जाता। तो इस तरह से कोई सा भी स्टेटमेंट हो सकता है। अगर ऐसा लिखा होता नॉट P एरो नॉट Q, और अगर आपको उसका नेगेशन निकालना है तो इसको रिवर्स कर देंगे, इसको भी रिवर्स, और यहां पे अगर नॉट है तो नॉट हटा देंगे, तो इसका रिवर्स आ जाएगा Q एरो P। ये हो जाएगा यहां पे इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो इफ P देन Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है इफ नॉट Q देन नॉट P। दिस इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नेगेशन नहीं होता है, इसको हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलते हैं। नेगेशन कैसे डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, दैट इज यूजिंग स्विचरू लॉ। तो P एरो Q को हम लिखते हैं नॉट P यूनियन Q, और इसका अगर नेगेशन निकालना है तो इस पूरे के आगे आप लगाएंगे नेगेशन का सिंबल, दैट इज यहां पे सिंबल लगा लेंगे नॉट का, तो इसके आगे नॉट लगाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो मैंने एंड और में आपको नहीं बताई, लेकिन यहां मैं आपको बता देता हूं। जब भी नेगेशन किसी के बाहर लगाया जाता है एंड और, तो वो नेगेशन आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको यहां डिस्ट्रीब्यूट करना है नेगेशन का सिंबल, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नेगेशन फर्स्ट के आगे लगाएंगे, तो आप लिखेंगे नॉट ऑफ P, और जो और सिंबल है वो एंड सिंबल में चेंज हो जाता है जब नेगेशन लेते हैं, और इसके भी आगे आ जाएगा नॉट ऑफ Q। तो इसको ऐसे लिखा जाता है। अब 2 बार नेगेशन है तो ये हट जाएगा, सिर्फ P आएगा, तो P एंड नॉट Q इसको हम लिख सकते हैं। इस तरह से ये 4 ही पॉसिबिलिटीज होती है, इसके डिफाइन करते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको कैसे लिखा, तो इसके लिए स्विचरू लॉ अगर हम लगाएंगे, तो इसके लिए स्विचरू लॉ क्या होता है जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ उसका नेगेशन लेना है, दैट इज नॉट ऑफ P, फिर इसको चेंज करेंगे यूनियन में, फिर इसको चेंज करेंगे नॉट Q में। दिस इज स्विचरू लॉ। फर्स्ट का नेगेशन, दूसरे को सेम, और बीच में लगाएंगे यूनियन का सिंबल। तो ये नेगेशन आ गया, ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट टू P यूनियन नॉट Q। और आपको क्या करना है, इसका नेगेशन लेना है, तो इस पूरे के आगे आप लगाएंगे फिर नेगेशन का सिंबल। फिर नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, पहले के आगे नेगेशन P, फिर और के आगे एंड, फिर नेगेशन ऑफ नेगेशन Q हो जाएगा यहाँ पे नथिंग बट Q। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे नॉट P एंड Q। तो ऐसे आप नेगेशन कर सकते हैं डिफाइन। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई स्टेटमेंट आता है इफ P देन Q टाइप, इसमें टोटल 13 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, जिसको आपको उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव और नेगेशन निकालना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के 12 क्वेश्चन आए, नेगेशन का 1 बार ही क्वेश्चन आया है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव का जो भी आंसर होगा वो इफ और देन की फॉर्म में ही होगा।
लेकिन नेगेशन का जो आंसर होगा एंड की फॉर्म में होगा। इस तरह से वहां पे क्वेश्चन बनाया जाता है। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब काउंटर पॉजिटिव और नेगेशन में फर्क क्या होता है? तो काउंटर पॉजिटिव ऑफ एनी स्टेटमेंट की जो ट्रुथ टेबल होती है वो ओरिजिनल स्टेटमेंट की सेम होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ काउंटर पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है P एरो Q जो है और इसका जो काउंटर पॉजिटिव है नॉट Q एरो नॉट P, दोनों की ट्रुथ टेबल सेम है। और अगर दोनों की ट्रुथ टेबल सेम होती है ऐसे स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। या बोल सकते हैं कि अगर इसका मैं वेन डायग्राम में रीजन बनाऊंगा तो ये आएगा और इसका भी अगर मैं वेन डायग्राम में रीजन बनाऊंगा तो सेम ही रीजन आएगा। इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट वो होते हैं जिनके जो वेन डायग्राम में सेम रीजन रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है क्योंकि दोनों की ट्रुथ टेबल एग्जैक्टली सेम होती है, आउटकम सेम ही ऑर्डर में वहां पे आते हैं। अगर हम बात करते हैं नेगेशन की, तो अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाओगे और इसकी ट्रुथ टेबल बनाओगे तो जस्ट अपोजिट होती है। जैसे इसकी ट्रुथ टेबल में आ रहा है रीजन 1, 2 और 3 और अगर आप इसका नेगेशन ले लेंगे तो इसकी ट्रुथ टेबल में आएगा रीजन 1। तो इसमें अपोजिट ट्रुथ वैल्यूज होती हैं। जैसे P एरो Q की ट्रुथ टेबल क्या आ रही है TFTT, तो अगर आप इसका नेगेशन लेंगे तो ट्रुथ टेबल में आंसर आएगा FTFF, वो आंसर आएगा जस्ट अपोजिट। तो ये नेगेशन और काउंटर पॉजिटिव में डिफरेंस होता है। काउंटर पॉजिटिव गिव्स द सेम ट्रुथ टेबल, सो दोज आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। तो इस तरह से अगर ऑप्शंस में दिया हुआ है P एरो Q नॉट Q एरो नॉट P, ये डेफिनेटली यहां पे क्या है, दे आर काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड दे आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्यों है देखिए, अगर सपोज एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाए P एरो Q फिर एरो लगा देगा नॉट Q एरो नॉट P और आपको ये पूछेगा कि ये टॉटोलॉजी है, फैलेसी है, इस तरह से वहां 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे। तो आपको दिख रहा है कि ये एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हैं। तो हमें पता है दोनों की ट्रुथ टेबल सेम होती है। तो इसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं P एरो Q को अगर स्टेटमेंट A लिख दूं तो दूसरा भी इक्विवेलेंट टू A ही है, तो ये A एरो A लिखा हुआ है। और यहां पे ध्यान रखिए कंडीशनल ऑपरेटर में दोनों स्टेटमेंट अगर इक्विवेलेंट है तो इसका आउटकम क्या होता है, नथिंग बट टॉटोलॉजी। तो ये चीज आप डायरेक्टली यहां पे बोल सकते हैं। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते हैं क्योंकि इस तरह के एक्सप्रेशन काफी कॉमन है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप फटाफट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव के क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड बनाए जाते हैं। तो इसी में मैंने 2020 का क्वेश्चन दिया है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ है इफ दिस एंड दिस देन दिस। तो इफ देन का स्टेटमेंट है, तो अगर हमारा स्टेटमेंट P है तो ये स्टेटमेंट Q है, इसका हमें काउंटर पॉजिटिव लिखना है, क्या होगा? तो ये सिंपल है, P एरो Q का काउंटर पॉजिटिव क्या होता है, नॉट Q एरो नॉट P। तो हमें पता है नॉट Q पहले आएगा, तो इफ नॉट ऑफ दिस ये आएगा पहले। तो इफ नॉट ऑफ दिस आपको दिख रहा है, इफ नॉट ऑफ दिस, इफ नॉट ऑफ दिस, इफ नॉट ऑफ दिस, तो ऑप्शन 3 तो आंसर होगा नहीं क्योंकि इसमें इफ के बाद में नॉट नहीं लिखा हुआ यहाँ पे इसमें सिंबल। तो ये तीनों में से ऑप्शन हो सकता है। फिर आपको लिखना है देन के बाद में इसका नॉट। इसके नॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे यहां भी नॉट आना चाहिए, यहां भी नॉट आना चाहिए और यहां पे सिंबल लिखा हुआ है एंड। तो यहां पे ये सिंबल जब एंड के ऊपर आप नॉट लेते हैं तो और में चेंज हो जाता है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। तो एंड तो आ नहीं सकता है, यहां पे भी एंड दिया हुआ है, यहीं पे और दिया हुआ है, तो उससे हमें पता लग गया कि यही हमारा आंसर होगा, ये दोनों भी आंसर नहीं होंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन है। जैसा भी क्वेश्चन आता है इफ देन का, अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो पहले हमेशा उसको सिंबल्स की फॉर्म में P और Q की फॉर्म में लिख लीजिए। और अगर सपोज यहां पे क्वेश्चन में होता है देन नॉट ऑफ दिस, तो मैं यहां पे जनरली सिंबल नॉट पहले ही लगा लेता हूं। फिर उससे जो भी फाइनल आंसर आता है उसके हिसाब से अगर उसमें नॉट नहीं आ रहा है तो मैं ऑप्शन में देखता हूं कहां नॉट नहीं है, वो आंसर होगा। जनरली आई सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस। तो इस तरह के अराउंड 13 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिख जाएंगे। ये काउंटर पॉजिटिव का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे नेगेशन की बात करता तो पूरे क्वेश्चन को फिर हम किस में चेंज करते, नेगेशन की फॉर्म में। और नेगेशन मैंने आपको बताया था P और Q में एंड या और में फिर आपका आंसर आता, उसमें आंसर में इफ देन वहां पे नहीं होता। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो रिमेनिंग टाइप है 28 क्वेश्चन, जिसमें आपको चेक करना पड़ता है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये टॉटोलॉजी है या नहीं, ये फैलेसी है या नहीं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने वाली, किससे आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे वेन डायग्राम का यूज करेंगे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्विचरू लॉ। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यहाँ पे P एरो Q एरो P, फिर यहाँ पे एरो लगा हुआ है P एरो P यूनियन Q।
इसमें मैं यूज करूंगा स्विचरू लॉ का। तो ध्यान रखिए, अब हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हो गया है ए, क्योंकि ये ए है, फिर ये एरो है, फिर ये सेकंड स्टेटमेंट है बी। बी में आपका जनरली पी यूनियन क्यू, पी एंड क्यू इस तरह के स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं नॉट पी यूनियन, यहां पे आएगा बी, दैट इज पी यूनियन क्यू। और इसको फिर आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। तो आप नोटिस करिए P यूनियन Q क्या हो गया, 1 2 और 3, यही हो गया। उसका नॉट P के साथ आपको यूनियन लेना है। तो नॉट P का मतलब 3 और 4, उसके साथ यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रीजन 1 2 3 4 ही आपको यहाँ पे मिलेगा। और टोटोलॉजी यहाँ पे मतलब क्या होता है, पूरा रीजन ही होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो ये हमारा हो गया, तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है दिस रिप्रेजेंट्स नथिंग बट टोटोलॉजी। अब हमारा स्टेटमेंट ये है कि ये तो हो गया हमारा ए और उसके आगे एरो है, फिर लगा हुआ है टोटोलॉजी। तो अगर आप इसमें स्विचरू लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसमें यहाँ पे मिलेगा नॉट ऑफ ए, फिर एरो चेंज हो जाएगा यहाँ पे यूनियन में, फिर आएगा टोटोलॉजी। तो हमें पता है एरो के बाद वाली जो चीज है उसके साथ आपको यूनियन ही लेना होता है। तो जैसे ही मुझे ये दिखा था एरो के बाद में टी, तो मुझे पता था इसके साथ यूनियन होगा तो डेफिनेटली ये टोटोलॉजी आएगा। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, नो ट्रुथ टेबल नथिंग, जस्ट सेकंड्स में हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब एक तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बताता हूं कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें दो कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट है पी एरो क्यू एरो पी, इसकी हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल देखते हैं। ये पी है, ये क्यू है, क्यू एरो पी की ट्रुथ टेबल है, ध्यान रखिए। तो टी एफ कॉम्बिनेशन में एफ आएगा, क्यू अगर टी है और पी अगर एफ है तो एफ आएगा कॉम्बिनेशन। तो इसमें अगर आप P कंडीशनल Q एरो P की ट्रुथ टेबल बनाएंगे दिस एंड दिस, तो टी 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 एफ एफ और एफ टी, टी एफ कॉम्बिनेशन आपको नहीं दिखेगा तो आंसर T ही आएगा। तो इसमें एक चीज मजेदार नोटिस करने वाली है, दिस इज ऑलवेज ए टोटोलॉजी, इट रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट वेन डायग्राम स्पेस। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोटेशन और सिंबल या फिर इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये काफी कॉमन एक्सप्रेशन आप प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे, ए एरो बी एरो ए, दिस इज नथिंग बट ए टोटोलॉजी। तो अगर ये क्वेश्चन मेरे को दिखाता तो मैं इसको देखते ही ध्यान रखेंगे दिस इज नथिंग बट टोटोलॉजी, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा, नॉट टोटोलॉजी फिर यूनियन। अब तो क्या है, यहाँ पे ये भी टोटोलॉजी आ रहा था तो आंसर आपका टोटोलॉजी आ गया। अगर यहाँ पे एंड का सिंबल लगा हुआ होता तो मेरे को यहाँ दिख जाता है, यहाँ कुछ भी लिखा हो, अगर फैलेसी के साथ आप एंड लेंगे तो आंसर फैलेसी आएगा। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वैसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बिना ट्रुथ टेबल के आप सॉल्व कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान रखिए। तो ए एरो बी एरो ए है, पी एरो क्यू एरो पी। अगर मैं पी एरो क्यू की बात करूं तो ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि यही ज्यादा कॉमन इंपॉर्टेंट है जो बारी बार पूछे जाते हैं। पी एरो के साथ में ए यूनियन बी यूनियन ए एंड बी, वो तो आप वेन डायग्राम से रीजन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम अगर निकालेंगे इसकी ट्रुथ टेबल, तो पी की पी एरो क्यू के साथ, तो उसमें टी एफ कॉम्बिनेशन आपको सेम ही ट्रुथ टेबल मिलेगी जो पी एरो क्यू की है। देखिए टी एफ टी एफ टी एफ टी 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 एफ टी टी, सेम ट्रुथ टेबल है। तो इससे हम बोल सकते हैं अगर इन दोनों की ट्रुथ टेबल सेम है, दे आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। तो इसको आप लिख सकते हैं पी एरो क्यू के बराबर। हमेशा ध्यान रखिए जब भी पी एरो क्यू लिखा हो तो उसको आप पी एरो क्यू भी लिख सकते हैं। वेन डायग्राम में वो रीजन 2 3 4 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से आप उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन फटाफट इससे आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको चेक करना है टोटोलॉजी कौन सा है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन आता है इसमें हमेशा ऑप्शंस को नोटिस करना स्टार्ट करिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है। पहले वाले में क्या था, एक ही स्टेटमेंट था, आपको बताना था कि वो टोटोलॉजी है, फैलेसी है, क्या है। इसमें 4 स्टेटमेंट आपको बताना है टोटोलॉजी है या नहीं। हमेशा स्टेटमेंट्स में नोटिस करिए कि कॉमन पार्ट क्या है जो रिपीट हो रहा है ऑपरेटर्स को लेके। तो अगर आप नोटिस करेंगे पी एरो क्यू एंड नॉट क्यू, पी एरो क्यू एंड नॉट क्यू, देखिए बारी बारी रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन में हर स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बजाय हमेशा पैटर्न नोटिस करिए। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा यहाँ पे यूजिंग स्विचरू लॉ, इसको लिख लेंगे नॉट पी यूनियन क्यू एंड लिखा हुआ है नॉट क्यू। मुझे पता है पी एरो क्यू की ट्रुथ टेबल इस तरह से होती है, इसमें 2 3 4 रीजन होता है। तो मैं इसको ऐसे भी नहीं लिखता, मैं सिर्फ ट्रुथ टेबल वेन डायग्राम से ध्यान रखता हूं, दिस इज रीजन 2 3 4। इसका इंटरसेक्शन नॉट क्यू के साथ लेना है। तो क्यू के अलावा वाला रीजन क्या है हमारा, 1 और 4, यही हो गया नॉट क्यू। 1 4 के साथ इंटरसेक्शन 2 3 4 का लेंगे तो आपको रीजन नंबर 4 ही मिलेगा। ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इसके आगे एरो लगा हुआ है,
तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ये रीजन नंबर 4 है, फिर यहाँ पे एरो लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे स्विचरू लॉ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्विचरू लॉ क्या स्टेट करता है, इसका आंसर क्या आएगा, नॉट ऑफ 4, फिर आएगा यहाँ पे यूनियन, यही चीज होती है। फिर उसके बाद में जो दूसरा स्टेटमेंट आपको एज इट इज लिखना है, नॉट ऑफ 4 मुझे पता है ये क्या है, यहाँ पे 1 2 और 3 है, और उसका यूनियन लेना है अब आपको। अब 1 2 3 का यूनियन क्यू के साथ लें तो 2 और 3 के साथ लेंगे तो टोटोलॉजी नहीं आएगा। नॉट पी के साथ लें तो 1 2 3 का यूनियन नॉट पी हो गया 3 और 4, ऑब्वियसली यही टोटोलॉजी आएगा। पी के साथ लेंगे तो 1 और 2 के साथ लेंगे तो भी 1 2 3 ही आएगा, और यहाँ पे पी एंड क्यू के साथ लेंगे 2 के साथ तो भी नहीं आएगा। तो ऐसे आप फटाफट चेक कर सकते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। तो कॉमन पोर्शन नोटिस करिए, वेन डायग्राम में मार्क करिए, उससे आप फटाफट नोटिस कर सकते हैं। तो ये रीजन ध्यान रखिए वेन डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी देखेंगे ऑप्शंस हम सारे चेक नहीं करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि यहाँ पे ये स्टार है, ये क्रॉस है, आपको बताना है ये क्या होगा अगर ये एक टोटोलॉजी है। तो इसमें भी स्टूडेंट ये करते हैं, चारों ऑप्शन चेक करते हैं। 2 ऑप्शन मैं चेक करूंगा ही नहीं, कौन से 2 ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ये बीच में सिंबल लगा हुआ है स्टार, ये कभी भी एंड नहीं हो सकता। अगर पहले की बात करेंगे तो यहाँ एंड है, यहाँ एंड है, तो मेरे तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप पी एंड क्यू के साथ कभी भी इंटरसेक्शन लेंगे तो पी एंड क्यू से बड़ा पोर्शन तो आ ही नहीं सकता, तो टोटोलॉजी कैसे आएगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी बच गए 2 ऑप्शन कि एक बार आपने स्टार ले लिया एरो, दूसरा भी ले लिया एरो, एक बार यहां ले लिया यूनियन, दूसरा ले लिया एरो। अब सिर्फ आपको ये दोनों ही चेक करने, यूज करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प, और इसको मैं यहाँ पे चेंज कर लूंगा, दैट इज यूजिंग स्विचरू लॉ। तो इसको मैंने लिखा नॉट ऑफ पी यूनियन क्यू, यहां इसको चेंज कर लिया, और अब हमारा ए एरो बी है तो इस पे नॉट लगाएंगे, फिर यहाँ यूनियन, और ये जो बी है इसको मैंने एज इट इज यहाँ लिख लिया। वेन डायग्राम में मार्क करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो ये लिखा हुआ है पी एंड क्यू का नॉट, पी एंड क्यू क्या है 2, उसका नॉट क्या होगा 1 3 4, ये यहाँ लिख लिया। नॉट पी यूनियन क्यू, ये तो अपने को रीजन पता ही है, पी एरो क्यू का क्या होता है 2 3 4, ये यहाँ लिख लिया। उसका यूनियन अगर आप लेंगे तो 1 2 3 4 मिलेगा, तो यही यहाँ पे टोटोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा डायरेक्टली। अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो आप यहाँ नोटिस करेंगे पी एंड क्यू का यूनियन, पी एंड क्यू क्या है 2, उसका यूनियन लेना है पी एरो क्यू, तो वो यहाँ पे क्या है 2 3 4, वहां पे एरो लेंगे, 2 का यूनियन अगर आप 2 3 4 के साथ लेंगे तो ऑब्वियसली टोटोलॉजी नहीं आएगा। तो अगर आप इसको दिमाग में भी ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ईजी है। ये पिक्चर दिमाग में रखिए, जैसे ही मैंने ये दिखा तो मुझे पता है ये रीजन 2 3 4 है, पी एंड क्यू मुझे पता है रीजन 2 है, उसका यूनियन लेंगे तो ऑब्वियसली टोटोलॉजी तो आ ही नहीं सकता। तो ये भी हमने क्वेश्चन देख लिया जिसमें ऑप्शन चेक कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं हम फटाफट। अब मैं आपको लास्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे बताता हूं, ये तो हमें यहां पे क्लियर हो गया। लास्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये कि पी एरो नॉट पी का डायग्राम आप किस तरह से बना सकते हैं। ध्यान रखिए ये नेगेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था पी एरो कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ पी, दैट इज नथिंग बट ए टोटोलॉजी, बट दिस इज पी एरो नेगेशन ऑफ पी। व्हाट इज दिस, इसका आंसर क्या आएगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ पी। ध्यान रखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे सर अगर मैं इसका रिवर्स करूं, नॉट पी एरो पी, तो इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू पी, यही आएगा। जो सेकंड वाला है वो आंसर आएगा अगर ये एक दूसरे के नेगेशन है तो इसमें किसा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, अगर आपको यहां लिख देता है पी एरो क्यू और यहां पे लिखा हुआ है एरो विथ नॉट ऑफ पी एरो क्यू, ऐसे लिखा हुआ है, तो अब आपको ये दिख गया होगा ये भी एरो ये भी एरो, यहां पे नॉट, तो आंसर इसका क्या आएगा नॉट ऑफ पी एरो क्यू। जस्ट लेट मी टेल यू एन एग्जांपल जो इस तरह से एग्जाम पे क्वेश्चन बनाया गया। जेईई 2020 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें यहाँ पे एरो लगा हुआ है, इधर एक सिंबल है इधर एक सिंबल है। अगर ये एक दूसरे के क्या है नेगेशन है तो मुझे डायरेक्टली पता लग जाएगा आंसर क्या आएगा, सेकंड वाला पोर्शन आएगा। तो नोटिस करिए पी एंड नॉट क्यू, तो पी का नेगेशन यहां दिख रहा है, एंड का नेगेशन और होता है, क्यू का नॉट क्यू का नेगेशन क्यू होता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों क्या है एक दूसरे के नेगेशन है। तो मुझे दिख रहा है ये अगर ए है एरो है ये नॉट ए है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आवर आंसर विल कम आउट टू बी नॉट ए, यही हमारा आंसर आएगा। तो यही हमारा आंसर आएगा दैट इज नॉट पी यूनियन क्यू। नॉट पी यूनियन क्यू क्या होता है हम उसको लिख सकते हैं दैट इज पी एरो क्यू। तो हमारा आंसर क्या आएगा पी एरो क्यू आएगा। तो देखिए यही चीज यहाँ पे दी हुई है, ये पी एरो क्यू है और ये उसी का नेगेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एक बड़ा सारा स्टेटमेंट है तो इसको भी आप नोटिस करिए। एरो के इधर और उधर नेगेशन तो नहीं है, दोनों तरफ नेगेशन तो नहीं है, दोनों तरफ काउंटर पॉजिटिव नहीं है, दोनों तरफ काउंटर पॉजिटिव है तो वो टोटोलॉजी होता है, दोनों तरफ नेगेशन होता है तो जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपका आंसर आता है।
ये सारे इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस और कॉन्सेप्ट हैं जो कंडीशनल ऑपरेटर में अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन सेकंड्स में आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, दैट इज बाई कंडीशनल, जिसको डबल एरो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके प्रीवियस ईयर में 10 ही क्वेश्चन आए, सबसे कम क्वेश्चन इसी में बनाए जाते हैं। तो इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। पहली जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द ट्रुथ टेबल। वो तो आपको पता ही होगी कि इसमें आउटकम कैसे आता है। अब इसमें आप नोटिस करिए ट्रुथ टेबल में मैंने मार्क किया हुआ है आउटकम ट्रू कब आता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन इस तरह से ज्यादा बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कंडीशनल का बताया था आउटकम फॉल्स कब आता है, एक ही कॉम्बिनेशन में TFF कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे आउटकम ट्रू कब आता है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं P और Q, और जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं तभी आउटकम ट्रू आता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, दोनों तरफ एरो है, जब दोनों तरफ सेम चीज होगी तभी आउटकम ट्रू आएगा, नहीं तो आउटकम ट्रू नहीं आएगा। इसको मैं ऐसे भी ध्यान रखता हूं। अब इस चीज को हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है रीजन P एंड Q और नाइदर P नॉर Q वाला रीजन, ये रीजन रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको कंडीशनल ऑपरेटर का बताया था, उसमें रीजन 2, 3, 4 था, इसमें रीजन 2 और 4 है। ध्यान रखिए वेन डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम ध्यान रखेंगे, रीजन ध्यान रखेंगे। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडीशनल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। इफ P एंड ओनली इफ Q अगर लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं इफ P देन Q एंड इफ Q देन P, बोथ साइड से एरो होना चाहिए। इफ P देन Q भी होना चाहिए, इफ Q देन P भी होना चाहिए, एंड तब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्विचरू लॉ से लिखेंगे तो ये लिखा हुआ है नॉट P यूनियन Q, और ये लिखा हुआ है नॉट Q यूनियन P, और उसका आपने लिया है इंटरसेक्शन। तो अगर आप रीजन के हिसाब से हम मार्क करेंगे नॉट P यूनियन Q का मतलब क्या है, Q के साथ यूनियन नॉट P का, तो नॉट P हो गया है हमारा दैट इज 3 और 4। Q के साथ यूनियन लेंगे तो आएगा रीजन 2, 3, 4, ये आ गया यहाँ पे। नॉट Q यूनियन P अगर आप लेंगे तो नॉट Q का मतलब हो गया है दैट इज रीजन 1 और 4। उसका अगर आप यूनियन लेंगे P के साथ में तो आएगा 1, 2, 4, और अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको दिख रहा है, देखिए रीजन 2 और रीजन 4, यही यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं स्विचरू लॉ से, इसको हम ऐसे लिखा है। और वेन डायग्राम के हिसाब से हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, P एंड Q का यूनियन हम ले लेंगे नॉट P एंड नॉट Q, दैट इज द आउटसाइड रीजन। तो ये भी सही है और ये भी सही है। स्विचरू लॉ से रीजन के हिसाब से देखेंगे सेम ही रीजन आ रहा है, बट ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है P एंड Q का यूनियन विद नॉट P एंड नॉट Q, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों का वेन डायग्राम से सेम ही स्पेस रिप्रेजेंट हो रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम के हिसाब से भी। अब यहाँ पे इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि P डबल एरो Q और Q डबल एरो P सेम होता है। इफ P एंड ओनली इफ Q को इफ Q एंड ओनली इफ P भी लिख सकते हैं अदर वे राउंड, क्योंकि दोनों तरफ से सेम ही चीज रिप्रेजेंट करता है। कंडीशनल में ऐसा नहीं होता, P एरो Q और Q एरो Q की ट्रुथ टेबल अलग होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर दोनों तरफ सेम आउटकम है P और P तो आउटकम टोटोलॉजी होता है, और अगर एक तरफ P है और एक तरफ नॉट P है तो आउटकम फैलेसी होता है। तो ध्यान रखिए आउटकम ट्रू कब आता है, जब दोनों तरफ ट्रू होगा या दोनों तरफ फॉल्स होगा। तो अगर यहाँ पे एक तरफ ट्रू है और दूसरी तरफ फॉल्स है, अपोजिट हो गया तो आउटकम फॉल्स ही आएगा, इसीलिए ये क्या है, फैलेसी ही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे अगर ये A है तो यहाँ पे A है, अगर ये A यूनियन B है तो यहाँ पे भी A यूनियन B होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में आउटकम टोटोलॉजी कब आता है, वो तब आता है जब ये दोनों जो ऑपरेटर के इधर उधर जो वैल्यू लिखी हुई है दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अगर ये वाली चीज और ये वाली चीज लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है तभी आउटकम टोटोलॉजी आता है, इसीलिए मैंने इसको यहां मार्क किया हुआ है। इस पे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं ऑप्शन चेक करने वाले, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं इस बेसिक इंफॉर्मेशन को यूज करके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज देखते हैं, काउंटर पॉजिटिव ऑफ बाई कंडीशनल ऑपरेटर कैसे करते हैं डिफाइन। कंडीशनल ऑपरेटर का तो मैंने बताया था कि काउंटर पॉजिटिव P एरो Q का क्या होता है, रिवर्स करते हैं नॉट Q एरो नॉट P। बाई कंडीशनल का क्या होता है, बाई कंडीशनल का होता है P डबल एरो Q जो होता है उसमें भी आप रिवर्स करते हैं नॉट Q डबल एरो नॉट P, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द काउंटर पॉजिटिव। तो जैसे कंडीशनल का होता है वैसे ही बाई कंडीशनल का होता है, लेकिन बाई कंडीशनल में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर A डबल एरो B लिखा हुआ है, इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है और B डबल एरो A जो होता है, दोनों की ट्रुथ टेबल क्या होती है, सेम होती है।
आप ये देख भी सकते हैं पीछे अगर हम वापस जाएंगे तो इसकी अगर हमने देखी तो टी 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 एफ एफ टी एफ एफ सेम ट्रूथ टेबल आएगी, रिवर्स भी कर देंगे सेम ट्रूथ टेबल ही आएगी। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज ट्रू। तो इससे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इससे हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंपली आके आपको दोनों के नेगेशन लगाना है। ये इसके भी लॉजिकली इक्विवेलेंट है और इसको रिवर्स कर सकते हैं तो ये इसके भी लॉजिकली इक्विवेलेंट है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा ये किस किस के लॉजिकल इक्विवेलेंट है जिसको एज वन ऑफ द ऑप्शंस यूज कर सकते हैं एग्जाम में। बेसिक चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे, अब ये इसके भी लॉजिकल इक्विवेलेंट है, पी एरो क्यू के भी, पी डबल एरो क्यू के भी लॉजिकल इक्विवेलेंट है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया काउंटर पॉजिटिव की ट्रुथ टेबल और ओरिजिनल स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल सेम होती है। तो ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप रिवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। ये भी हमने देखा पी एरो क्यू एंड क्यू एरो पी, इसको इसके भी लॉजिकल इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। वेन डायग्राम से हमने देखा था और ये हमने स्विचरू लॉ से यहाँ लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट पी यूनियन क्यू एंड नॉट क्यू यूनियन पी। वेन डायग्राम से देखा था पी एंड क्यू वाला रीजन एंड नाइदर पी नॉर क्यू वाला रीजन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एंड क्यू वाला रीजन उसका यूनियन विद नॉट नाइदर पी नॉर क्यू वाला रीजन। तो इतने डिफरेंट तरीके से एग्जाम में ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज को ध्यान रखिए। और इस इंफॉर्मेशन को भी यूज करूंगा अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इससे पहले हम एक और इंपॉर्टेंट चीज डिफाइन कर लेते हैं, नेगेशन कैसे डिफाइन किया जाता है। तो नेगेशन स्विचरू लॉ हमें पता है नॉट पी यूनियन क्यू होता है, इससे हम नेगेशन डिफाइन करते हैं एक तो बाई कंडीशनल का, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं पी एरो क्यू एंड क्यू एरो पी, और इस नेगेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले में आएगा यहाँ पे, और इसको भी मैंने लिख लिया स्विचरू लॉ से नॉट पी यूनियन क्यू, इसको लिख लिया नॉट क्यू यूनियन पी। नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट में जाएगा यहाँ पे, नेगेशन जाएगा सेकंड में, और ये जो एंड वाला सिंबल चेंज हो जाएगा और में। फिर अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नेगेशन ऑफ पी वो हो जाएगा यहाँ पे पी, ये और हो जाएगा एंड में चेंज, और यहाँ आएगा नेगेशन ऑफ क्यू। फिर यहाँ पे ये तो हमने लिख ही लिया है, फिर इसके आगे नेगेशन लगाएंगे तो ये क्या आएगा क्यू, फिर आएगा एंड नेगेशन पी, इसको हमने ऐसे लिख लिया। वेन डायग्राम में अगर देखेंगे तो आप नेगेशन को ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि क्या होगा जस्ट अपोजिट, 2 और 4 रीजन था हमारा पी डबल एरो क्यू का, तो उसके नेगेशन का रीजन क्या होगा 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 रीजन क्या है, 1 है यहाँ पे, P तो है लेकिन Q नहीं है, तो हम बोलेंगे P का इंटरसेक्शन विद नॉट Q। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ P का इंटरसेक्शन विद नॉट Q, तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ये है 3 वाला रीजन, Q का इंटरसेक्शन विद नॉट P, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और दोनों का यूनियन, यही चीज यहाँ लिखी हुई है। तो नेगेशन को आप ध्यान रखेंगे इस डायग्राम के हिसाब से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके आगे अगर आपने नेगेशन लगाया है तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो एक तो हो गया यहाँ पे इस तरह से आप नेगेशन डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे नेगेशन डिफाइन करने का, तो अगर आपको बाय कंडीशनल का नेगेशन डिफाइन करना होता है तो दोनों में से एक जगह आप नेगेशन का सिंबल लगा लीजिए, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द नेगेशन। तो इसकी ट्रुथ टेबल, इसकी ट्रुथ टेबल, इसकी ट्रुथ टेबल और इसकी ट्रुथ टेबल सबकी सेम है, वेन डायग्राम में भी यही रीजन है। तो इसका नेगेशन करना है तो आपने यहाँ नेगेशन लगाया, दूसरे में नहीं लगाया, या यहाँ नेगेशन लगाया, इसमें नहीं लगाया। इसका नेगेशन करना है तो यहाँ नेगेशन लगाया तो ये P आ जाएगा, यहाँ नेगेशन लगाएंगे तो ये नेगेशन Q आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये आ जाएगा P, सॉरी एक पे आता है ना नेगेशन, सॉरी दोनों जगह नहीं लगाएंगे, एक पे लगाएंगे। या तो मैंने यहाँ नेगेशन लगाया तो ये आ गया, या फिर मैंने यहाँ नेगेशन लगाया तो ये आ गया। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका नेगेशन लिखना है, या तो यहाँ नेगेशन लगा लो तो ये आ जाएगा, या फिर यहाँ नेगेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा Q में चेंज, ये आ जाएगा। इस तरह से आप नेगेशन कर सकते हैं डिफाइन। तो अब हम यहाँ पे इसको देखते हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे बाई कंडीशनल ऑपरेटर में बनाए जाते हैं। जैसे देखिए जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन, यहाँ पे एरो बी है, डबल एरो बी है, ये लिखा हुआ है। तो अब अभी हमने देखा था दिस इज नेगेशन ऑफ पी डबल एरो क्यू, तो उसका हमें वेन डायग्राम में रीजन पता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी को एज ए डायरेक्टली वो यूज करते हैं, इसीलिए मैं वेन डायग्राम के रीजन ध्यान रखता हूं, इट बिकम्स इजियर टू सॉल्व। तो अब जैसे स्टेटमेंट ट्रू चेक करना है, नॉट क्यू के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो नॉट क्यू का रीजन आप देख लीजिए, नॉट क्यू वाला रीजन क्या होगा, क्यू के अलावा वाला रीजन। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, दैट इज 1 और 4। तो 1 और 4 के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे 1 और 3 का, तो आपको टोटोलॉजी सॉरी फैलेसी मिलेगा नहीं, क्योंकि एक रीजन 1 कॉमन है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही आया था स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। फिर यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे सेकंड पार्ट को, तो ये वाला हमारा रीजन पता है 1 और 3। अब हमें यहाँ पे एरो लिखा हुआ है, तो हम यूज कर सकते हैं स्विचरू लॉ, नॉट ऑफ दिस यूनियन विद दिस। तो इसके साथ यूनियन लेना है 1 और 3 के साथ में।
अब आपको सिर्फ ये डिफाइन करना है नॉट ऑफ P यूनियन Q। तो नॉट ऑफ P यूनियन Q क्या होगा? P यूनियन Q आपको पता है 1 2 3 उसका नॉट लेंगे तो आएगा रीजन नंबर 4। रीजन नंबर 4 का यूनियन अगर आप लेंगे 1 और 3 के साथ में तो आपको टोटोलॉजी नहीं मिलेगा, रीजन 1 3 4 ही मिलेगा, 2 तो हट जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। तो इसके जो ऑप्शन था उसमें आंसर होगा दे बोथ आर नॉट ट्रू स्टेटमेंट्स। तो देखिए फटाफट सॉल्व कर लिया, कोई ट्रुथ टेबल कुछ नहीं, फटाफट एक बेसिक चीज ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं 2013 का, उसमें भी ऐसे आया था। यहाँ पे बाई कंडीशनल है, देखिए P एरो Q नॉट Q एरो नॉट P। तो अब आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं ये जो है और ये जो है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी है कि इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे करते हैं डिफाइन। दे आर नथिंग बट कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होते हैं दे आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। तो अगर मैं इसको A लिखना चाहूं तो यहां पे दूसरी तरफ भी क्या लिखा हुआ है, A ही लिखा हुआ है। तो हमें पता है दिस इज नथिंग बट टोटोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे P डबल एरो P है, दैट इज ए टोटोलॉजी। नॉट P डबल एरो नॉट P है, वो भी एक टोटोलॉजी। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, कोई ट्रुथ टेबल नहीं बनाई, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। जब भी बाई कंडीशनल या कंडीशनल में रिलेट किया जाता है चेक करिए कि वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है या नहीं। अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि वो एक टोटोलॉजी के बराबर आएगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा फटाफट सॉल्व करने का तरीका। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे मैंने आपको कंडीशनल में बताया था जिसमें आउटकम ट्रू था, इसमें आउटकम है टोटोलॉजी, दैट इज आउटकम टोटोलॉजी है। ऐसे क्वेश्चन बाई कंडीशनल में जनरली बनाते हैं। एक बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसमें आउटकम टोटोलॉजी है, तो आपको स्टार बताना है क्या होगा, क्योंकि स्टार के हिसाब से आप डिफाइन करेंगे कि ये किसके इक्विवेलेंट है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, बाई कंडीशनल में टोटोलॉजी आउटकम कब आता है, जब या तो दोनों ट्रू होते हैं या दोनों फॉल्स होते हैं, तभी आउटकम आता है टोटोलॉजी। तो हम बोलते हैं कि ये तभी पॉसिबल है टोटोलॉजी बाई कंडीशनल में जब ये जो है इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन बाय कंडीशनल में टोटोलॉजी के बनाए जाते हैं, जैसे कंडीशनल में फॉल्स वाले बनाए जाते थे। तो अब ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है, तो अब इसको कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं स्टार क्या आएगा, क्योंकि यहाँ भी P और Q है, यहाँ भी P और Q है, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉट ऑफ P यूनियन Q। Q आगे लिखा हुआ है नॉट P अलग, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि जो स्टार है वो हमारा यूनियन ही है, इससे हम ये बता सकते हैं। तो स्टार हमारा यूनियन है, तो ये लिखा हुआ है P यूनियन नॉट Q, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट Q यूनियन P। अब ये आपको दिखना चाहिए, दिस इज नथिंग बट स्विचरू लॉ, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं Q एरो P, क्योंकि Q एरो P करके एक ऑप्शन है हमारा। तो इस तरह से हम आंसर मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा बाय कंडीशनल ऑपरेटर भी खत्म हो गया। देखिए कितना सिंपल है, 4-5 चीजें ध्यान रखनी है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, नेगेशन, कॉन्ट्रा पॉजिटिव की ट्रुथ टेबल उसके बराबर है, बाकी हम वेन डायग्राम का स्पेस ध्यान रखेंगे। ट्रुथ टेबल तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती एग्जाम में, और ऑप्शंस को चेक करके कैसे एलिमिनेट करना है ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये हमारे यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो गया है, मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इससे आपकी स्पीड डेफिनेटली इंप्रूव होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। Thank you so much for watching this video, and I will see you in the next video.